कहानी की शुरुआत में जैसे ही डॉक्टर सुजन ने उस खूंखार शिकारी शार्क पर अपना नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। उसने सावधानी से एक खास डिवाइस शार्क के सिर पर लगाया। तभी हल्की सी आहट मिलते ही शार्क अचानक हरकत करने लगी। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गई, लेकिन किस्मत से वो दोबारा बेहोश हो गई। मौका मिलते ही सुजन ने तुरंत डिवाइस को फिक्स किया और एडवांस इमेजिंग सिस्टम की मदद से लगभग 10 मीटर लंबी सुई उसके ब्रेन तक पहुंचा दी। बेहोशी की हालत में भी शार्क दर्द से तड़प रही थी, लेकिन आखिरकार टीम उसके दिमाग से 4.5 मोल प्रोटीन निकालने में सफल हो गई। उस प्रोटीन को एल्जाइमर पेशेंट की खराब हो चुकी ब्रेन सेल्स के साथ मिलाया गया। अब लैब में मौजूद हर इंसान की निगाह स्क्रीन पर टिकी हुई थी। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता तो लाखों मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकता था और साथ ही कंपनी को भी भारी फायदा मिलने वाला था। कुछ ही सेकंड बाद चमत्कार हो गया। जैसे ही प्रोटीन ने ब्रेन सेल्स के साथ रिएक्शन किया, नष्ट हो चुकी सेल्स दोबारा सक्रिय होने लगी। ये देखकर पूरी टीम खुशी से झूम उठी, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सफल साबित हो चुका था। सफलता के जोश में एक साइंटिस्ट ने लापरवाही करते हुए सिगरेट जला ली, लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटी सी गलती सबकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही वो शार्क के करीब पहुंचा, सिगरेट की गंध पाकर शार्क अचानक जाग उठी और बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ी। पल भर में उसका हाथ शरीर से अलग हो गया और पूरे रिसर्च सेंटर में चीख पुकार मच गई। बेकाबू हो चुकी शार्क को देखकर हर कोई घबरा गया। तभी कर्टन ने तुरंत कांच तोड़ा और हार्पून गन निकाल ली। दूसरी तरफ सुजन अपनी मेहनत और रिसर्च डाटा को बचाने में लगी रही। उसने फोरन सिस्टम एक्टिव किया और शार्क को वापस गहरे समुद्र में छोड़ दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फैसला आगे चलकर कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है। कर्टन ने तुरंत टावर से संपर्क किया और इमरजेंसी मेडिकल टीम को बुलाया, क्योंकि घायल साइंटिस्ट की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। बाहर समुद्र में भयानक तूफान चल रहा था और प्रकृति अपना डरावना रूप दिखा रही थी। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, इसलिए घायल साइंटिस्ट को स्टील केबल के सहारे ऊपर भेजने का फैसला किया गया। बाकी सभी लोग जल्दी जल्दी बेस की तरफ लौटने लगे, क्योंकि समुद्री लहरें हर गुजरते पल के साथ और खतरनाक होती जा रही थी। हालांकि ज्यादातर लोग सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन स्ट्रेचर पर पड़े घायल साइंटिस्ट की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। तभी अचानक ऊपर खींचने वाली मशीन फेल हो गई और वह सीधा केबल समेत समुद्र में जा गिरा। कुछ देर बाद जब सभी लोग बेस के अंदर पहुंचे तो उन्होंने ऐसा नजारा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। वही विशाल शार्क केबल को अपने जबड़ों में दबाई हुई थी और उसी के सहारे हेलीकॉप्टर को खिलौने की तरह घुमा रही थी। अगले पल हेलीकॉप्टर टावर से जा टकराया और एक भीषण धमाके के साथ फट गया। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि पूरे बेस के कई हिस्सों में आग लग गई। इतना ही नहीं, उनका सर्विलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह ठप हो गया। जब सभी लोग कंट्रोल पैनल पर ध्यान लगाए हुए थे, तभी रसेल ने कांच के पार कुछ तेजी से उनकी ओर आते देखा। अगले पल सबको समझ आ गया कि वही शार्क घायल साइंटिस्ट के शरीर को मुंह में दबाए उनकी तरफ बढ़ रही थी। पास आते ही उसने उस शरीर को पूरी ताकत से ग्लास वॉल पर दे मारा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांच में दरारें पड़ गई। अपने साथी की दर्दनाक मौत और टूटती सुरक्षा देखकर सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही सेकंड बाद समुद्र का पानी कांच तोड़कर अंदर घुस गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी तेजी से लेब में भरने लगा और हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ता गया। जान बचाने के लिए सभी लोग भागकर सीक्रेट गेट के अंदर पहुंचे। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि गेट बंद करना लगभग असंभव लग रहा था। फिर भी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने किसी तरह उसे लॉक कर दिया। फिलहाल वे सुरक्षित थे, लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी थी। पूरा डीप सी रिसर्च बेस डूब चुका था और बाहर निकलने का रास्ता लगभग खत्म हो गया था। ऊपर जाने वाली इकलौती सीढ़ी भी पानी में गायब हो चुकी थी। मजबूर होकर सभी मेंटेनेंस टनल की तरफ भागने लगे, जबकि पीछे से बाढ़ का पानी लगातार उनका पीछा कर रहा था। सही समय पर उन्होंने मेन गेट खोल लिया और किसी तरह आगे बढ़ने का रास्ता बना लिया। इसी दौरान ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद सेब अपनी अलग ही मुसीबत में फंस चुका था। एक छोटी लेकिन बेहद खतरनाक शार्क उसका पीछा कर रही थी। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो जान बचाकर भागता हुआ किचन में पहुंच गया। हालांकि फिलहाल वो सुरक्षित था, लेकिन उसने कोई जोखिम नहीं लिया। उसने पास पड़ा एक फैन उठा लिया और खुद को बचाने की तैयारी करने लगा। जब उसे लगा कि शार्क दूसरी दिशा में चली गई है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन ज्यादा देर वहाँ रुकना भी संभव नहीं था, इसलिए वो ऊपर बने सेल पर चढ़ने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उससे बस कुछ फीट दूर है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाला था, उसका पालतू पैरट अचानक सामने आ गया। उसे देखकर वो घबरा गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। उसका हाथ फिसला और वो फिर से नीचे गिर पड़ा। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। वो अपने तोते को साथ लेकर बाहर निकलना चाहता था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बुलाया ही था कि तभी शार्क ने सेल पर जोरदार टक्कर मार दी। अगले पल सेब सीधे पानी में जा गिरा। अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से तैरता हुआ पास पड़े एक ओवन की तरफ बढ़ा और शार्क के पहुंचने से पहले उसके अंदर घुस गया। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। शार्क की टक्कर से ओवन अचानक चालू हो गया और अंदर मौजूद ज्वलनशील गैस चारों तरफ फैलने लगी। अब सेब के पास समय बहुत कम था। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और ऊपर की तरफ वॉर करना शुरू कर दिया। काफी कोशिशों के बाद उसने एक छेद बना लिया और तेजी से ओवन के ऊपर चढ़ गया। लेकिन तभी उसने ऐसा कदम उठाया जिसने हालात को और भी खतरनाक बना दिया।
वो सीधे सार्क के पीछे कूद पड़ा। जैसे ही सार्क को उसकी आहट महसूस हुई, वो पलटकर उसकी तरफ मुड़ गई और अब दोनों के बीच मौत का ये खेल पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तभी सेफ ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे सीधे ओवन की दिशा में उछाल दिया। अगले सेकंड एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और वो खतरनाक सार्क में ढेर हो गई। हालांकि इस धमाके ने एक सार्क का अंत कर दिया था, लेकिन सभी के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिर एक साधारण समुद्री शिकारी में इतनी समझदारी कैसे आ गई कि वो इंसानों पर सोची समझी रणनीति से हमला करने लगी और अपने शिकार को कांच तोड़ने के हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी। तभी डॉक्टर सुजन ने पूरी सच्चाई सामने रख दी। उसने बताया कि प्रोटीन निकालने के दौरान उन्होंने सार्क के दिमाग में एक गैर कानूनी केमिकल का इस्तेमाल किया था। उसी केमिकल की वजह से सार्क का ब्रेन असामान्य रूप से विकसित हो गया और उसकी इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ गई। लेकिन इसके साथ एक खतरनाक साइड इफेक्ट भी हुआ। वे सार्क पहले से कई ज्यादा ताकतवर और चालाक बन गई। ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। शुरुआत में उन्होंने सबमरीन के जरिए निकलने की योजना बनाई, मगर जल्दी पता चल गया कि छोटी सार्क उसे पहले ही पूरी तरह बर्बाद कर चुकी थी। अब उनके सामने केवल दो रास्ते बचे थे, या तो वे तैरते हुए पहले फ्लोर के प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और वहां से लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करें। लेकिन इस रास्ते में एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। हर तरफ मौत का खतरा मंडरा रहा था और इसी दबाव की वजह से टीम के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तभी रसेल ने डाइविंग करके निकलने का सुझाव दिया, मगर शायद सार्क को उनका ये प्लान पसंद नहीं आया। अचानक वो पानी से बाहर उछली और पलक झपकते ही रसेल को अपने जबड़ों में जकड़ लिया, फिर उसे घसीटते हुए गहराई में ले गई। ये दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो सार्क ने उनका डाइविंग वाला रास्ता पहले ही बंद कर दिया हो। मजबूरी में सबने सामने मौजूद गेट खोलने का फैसला किया, जो शायद उन्हें ऊपर पहुंचा सकता था। लेकिन गेट खुलते एयर प्रेशर के कारण समुद्र का पानी तेजी से लिफ्ट साइड में बढ़ने लगा। दो टीम मेंबर्स ने अपनी जान दांव पर लगाकर किसी तरह दरवाजा बंद किया, मगर उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। ऊपर लिफ्ट एरिया में हुए ब्लास्ट की वजह से आग लगी हुई थी और वहाँ रखा सामान लगातार फट रहा था। दूसरी तरफ सार्क लगातार दरवाजे पर जोरदार टक्करें मार रही थी। हालात बिगड़ते देख कर्टर ने फैसला किया कि बाकी लोग आगे बढ़ें और वो खुद जोखिम उठाकर फर्स्ट फ्लोर का हैच खोलेगा ताकि पानी का स्तर नियंत्रित किया जा सके। उसका फैसला सही साबित हुआ। उसने हैच खोल दिया और सही समय पर सार्क के हमले से भी खुद को बचा लिया। लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आ गई। एक ढीले स्क्रू की वजह से सीढ़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे जा गिरा। हालांकि वो दूसरी तरफ फंस गया, लेकिन टीम की एक महिला मेंबर संतुलन खो बैठी और सीधे पानी में गिर गई। कार्टर ने बिना देर किए उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल एक सेकंड देर कर गया। सबकी आंखों के सामने सार्क ने महिला को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कार्टर ने पूरी ताकत झोंक दी, मगर सार्क उसे खींचकर गहराई में ले गई और कुछ ही पलों में वो समुद्र के अंधेरे पानी में हमेशा के लिए गायब हो गई। ये दृश्य देखकर सभी एक बार फिर गहरे सदमे में डूब गए। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वे अभी भी टॉप फ्लोर से काफी नीचे थे। ऊपर से दरवाजों पर पड़ती भयानक टक्करों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि सार्क उनसे पहले ऊपर पहुंच चुकी है। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी सेफ वहाँ पहुंचा। उसने फौरन कपड़ों से बनी रस्सी नीचे फेंकी और डूबने से पहले सभी को ऊपर खींच लिया। इसके बाद पूरी टीम तेजी से आगे बढ़ी। आगे उन्हें एक पंप सिस्टम मिला, जिसे जनरेटर की मदद से चालू करके पानी बाहर निकाला जा सकता था। सभी लोग भागते हुए कंट्रोल रूम पहुंचे और काफी कोशिशों के बाद जनरेटर शुरू करने में सफल हो गए। लेकिन जैसे ही वे वहाँ से निकलने वाले थे, हालात फिर से बिगड़ गए। अचानक सार्क ने पीछे से हमला बोल दिया और कार्टर के दोस्त को बेरहमी से मार डाला। ये देखकर कार्टर तुरंत मेन गेट की तरफ तैरने लगा। इससे पहले कि सार्क उसे भी अपना शिकार बनाते, गेट खुल गया और उसी समय सेब भी वहाँ पहुंच गया। जब सभी की जान खतरे में थी, उसी दौरान सुजन ने एक और बड़ी गलती कर दी। उसे लगा कि टीम की सारी मेहनत और कुर्बानियां बेकार नहीं जानी चाहिए। इसी सोच के साथ वो अकेले अपने कमरे में रिसर्च डाटा लेने चली गई। उसने चाबी से लॉकर खोला और तलाश करने के बाद जरूरी सैंपल्स निकाल लिए। लेकिन इसी दौरान उसे पीछे से पानी को चीरती हुई आती एक सार्क दिखाई नहीं दी। रात की बात ये थी कि वो केवल रिसर्च मॉडल निकला, मगर अगले पल पानी की सतह पर कुछ और उभरा और इस बार वो नकली मॉडल नहीं बल्कि असली सार्क थी। सार्क ने सामने आते सुजन पर हमला कर दिया। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूर होकर वो पास मौजूद सेल पर चढ़ गई और खुद को संभालने लगी। इसी अफरा तफरी में उसकी कीमती रिसर्च फाइल्स पानी में गिर गई। वो कुछ पल रुकी और फिर उन्हें वापस उठाने के लिए नीचे झुक गई। जैसे सार्क दोबारा उसकी तरफ बढ़ी, सुजन को एहसास हो गया कि अब मौत उससे कुछ ही कदम दूर है। तभी उसकी नजर ऊपर लटक रहे जलते हुए बल्ब पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसने सोचा कि अगर सार्क को हाई वोल्टेज करंट दिया जाए तो शायद उसे खत्म किया जा सकता है। बिना समय गवाए उसने एकता निकाला और अगले हमले का इंतजार करने लगी। जैसे सार्क उसकी तरफ झपटी, सुजन ने बिजली वाला तार सीधे उसके मुंह में घुसा दिया। कुछ ही पलों में तेज करंट ने अपना असर दिखाया और वो दूसरी सार्क भी तड़पते हुए मर गई। डूब चुके रिसर्च डाटा को देखकर सुजन को गहरा पछतावा हुआ। अब उसे समझ आ चुका था कि शुरुआत में सार्क को आजाद छोड़ना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन फिलहाल पछताने का समय नहीं था। इसके बाद तीनों एक बार फिर आमने सामने बैठे और बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगे, मगर सार्क के लगातार हमलों ने कार्टर और सुजन का सीधा निकलने वाला प्लान पूरी तरह बेकार कर दिया था। अब उनके पास केवल एक रास्ता बचा था और वो था इमरजेंसी एग्जिट। मगर मुश्किल ये थी कि दरवाजा खुलते ही समुद्र का पानी पूरी रफ्तार से अंदर घुसा था। इसलिए उन्होंने पहले से फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखे ताकि प्रेशर को संतुलित किया जा सके। फिर उन्होंने जानबूझकर कमरे को पानी से भरने दिया। जब पानी उनके सिर तक पहुंच गया तब जाकर उन्होंने हैक खोल दिया। बाहर निकलते तीनों ने अपने फायर एक्सटिंग्विशर चालू कर दिए। चारों तरफ बने बुलबुलों की वजह से सार्क कुछ देर के लिए भ्रमित हो गई और उनकी ये तरकीब काम कर गई। आखिरकार तीनों सतह तक पहुंचने में सफल हो गए, लेकिन राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक सार्क ने फिर हमला कर दिया और इस बार उसने सेब को अपने जबड़ों में जकड़कर कई मीटर दूर खसीट लिया। इसके बावजूद सेब ने हार नहीं मानी। उसने अपने गले में पहना क्रॉस निकाला और पूरी ताकत से सार्क की आंख पर वार करने लगा। आखिरकार वो एक बार फिर मौत के मुंह से निकल आया। ये देखकर कार्टर और सुजन दोनों हैरान रह गए।
कार्टर तुरंत दोबारा पानी में कूद गया, जबकि सिर्फ किसी तरह मलबे के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। सुजन ने उसकी चोट पर पट्टी बांध दी, जिससे फिलहाल ज्यादा खून बहने का खतरा कम हो गया। चारों तरफ फैले टूटे हुए ढांचे को देखकर उन्हें एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। पहले नीचे बनी मजबूत दीवारें साग को कैद रख सकती थी, लेकिन अब पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे समुद्र में समा रहा था और ऊपर केवल पतली आयरन ग्रिल बची हुई थी। इसका सीधा मतलब था कि साग सिर्फ इंसानों को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, उसका असली मकसद इस इंसानी कैदखाने से निकलकर खुले समुद्र तक पहुंचना था। इसे हर हाल में रोकना होगा। इस बार सभी सहमत थे। उन्होंने तुरंत सिग्नल फ्लैट से बारूद निकालना शुरू किया और उसे एक हार्पून में भर दिया। योजना साफ थी, जैसे ही हार्पून सही जगह लगेगा उसके वायर को बैटरी से जोड़कर इतना तेज करंट छोड़ा जाएगा कि साग का अंत हो जाएगा। लेकिन उसी समय साग पूरी ताकत से बाहर निकलने वाले दरवाजे को तोड़ने में लगी हुई थी। वो कार्टर को सही निशाना साधने का मौका ही नहीं दे रही थी। जब काफी देर तक साग ऊपर नहीं आई तो सुजन ने एक टूटी मशीन के नुकीले टुकड़े से अपनी हथेली काट ली और सीधे पानी में कूद गई। असल में खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस पूरी तबाही की शुरुआत उसी से हुई थी। उसी ने नियम तोड़कर साग के दिमाग को केमिकल से बड़ा किया था और उसी ने उसे आजाद भी छोड़ा था। इसलिए वो अपनी गलती की कीमत खुद चुकाने को तैयार थी। खून की गंध मिलते साग ने दरवाजा तोड़ना छोड़ दिया और तेजी से सुजन की तरफ मुड़ गई, मगर वो इतनी चालाक थी कि सतह पर आने से बच रही थी। कार्टर समझ गया कि सुजन की योजना सफल नहीं होने वाली। उसे बचाने के लिए बिना एक पल गवाए पानी में कूद पड़ा, लेकिन अगले क्षण वो हुआ जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। साग ने सुजन पर हमला कर दिया और कुछ ही पलों में उसे बेरहमी से मार डाला। कार्टर बेबस होकर ये सब देखता रह गया। अब खून की गंध ने साग का ध्यान कार्टर की ओर खींच लिया था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। जब उसने हमला किया तो कार्टर घबराया नहीं। अपनी शानदार तैराकी की मदद से वो हमले से बच निकला और मौका मिलते साग के फिन को पकड़कर खुद को दूर धकेल दिया। उसी समय सेफ ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया। उसने हार्पून गन उठाई और पूरी तैयारी के साथ निशाना साधने लगा। जैसे ही उसे सही मौका मिला उसने हार्पून सीधे साग के फिन की तरफ दाग दिया। निशाना तो सही लगा, लेकिन उसी पल एक बड़ी गलती हो गई। हार्पून फिन को चिरता हुआ कार्टर के पैर के आर पार निकल गया। अब वायर तेजी से खींच रहा था। अगर कार्टर सभी रहते खुद को साग से अलग नहीं कर पाया तो बैटरी से वायर जुटते ही होने वाले विस्फोट में वो भी साग के साथ खत्म हो जाता। स्थिति बेहद खतरनाक थी और बचने की उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही थी। उधर साग आयरन ग्रिल तोड़कर खुले समुद्र में निकलने वाली थी कि तभी कार्टर ने सही समय पर जाल को पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर खुद को उसके फिन से अलग कर लिया। बस यही वो पल था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। अगले सेकंड सेफ ने बैटरी को वायर से जोड़ दिया। तुरंत एक भीषण विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि साग का वही अंत हो गया। जब सेफ ने देखा कि कार्टर अभी भी जिंदा है तो उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। इस तरह कई साथियों की कुर्बानी के बाद आखिरकार उन्होंने उस खूंखार साग के आतंक का हमेशा के लिए अंत कर दिया और यहीं पर ये शानदार मूवी समाप्त होती है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।